और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पूरी दुनिया में जबरदस्त हलचल मची हुई है। दुनिया के देश ट्रंप की जीत और अमेरिका से अपने रिश्तों का अलग अलग तरीके से विश्लेषण और आकलन कर रहे हैं। ग्लोबल ऑर्डर पर करीब से नजर रखने वालों का मानना है कि अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की ट्रिपल सेंचुरी से ग्लोबल समीकरण में भी नई धुरी की लकीर खिंच गई है। क्या 2025 में डिप्लोमेसी से वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा? क्या आने वाले साल में महायुद्ध का विध्वंसक शोर सुनाई देगा? अमेरिका, रूस, चीन जैसे सुपर पावर्स के साथ महाशक्ति वाले इस क्लब में किन देशों की एंट्री हुई है और भारत कैसे विश्व शांति के लिए शक्ति संतुलन स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा? देखिए स्पेशल रिपोर्ट, सुपर पावर त्रिकोण के बाद नव अष्टकोण, बदल जाएगा दुनिया का दृष्टिकोण। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के सभी नतीजे आ गए हैं और इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता में अपनी ऐसी जगह स्थापित कर दी है जिससे वो अपने पहले कार्यकाल से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। ट्रंप ने सभी 7 स्विंग स्टेट्स जीतकर 538 में से 312 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड डिप्लोमेसी के एपी सेंटर में बहुत बड़ी हलचल का असर न जाने कितने देशों की कूटनीति और विदेश नीति पर पड़ने वाला है। 21वीं सदी में अमेरिका में हुए चुनाव ग्लोबल ऑर्डर बदलने का मादा रखते हैं। अमेरिका में ट्रंप का ट्रंप कार्ड चल गया है और यही वजह है इसका असर ग्लोबल कूटनीति पर पड़ने वाला है। लेकिन पहले सुनिए, बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उनकी प्राथमिकता मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की है। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तय करता है। दुनिया किस दिशा में बढ़ेगी, कौन सी जंग कितनी और कब तक चलेगी, इसमें भी दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति का मत होता है और इस वक्त वो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। मगर बीते कुछ सालों से अमेरिका के एकाधिकार ताकत के मैदान में और प्लेयर्स घुस आए हैं। ताकत के पैमानों पर वो खुद को स्थापित कर रहे हैं। एकाधिकार क्या, कोई भी देश एक भी अधिकार खोने को राजी नहीं है। मगर जियोपॉलिटिक्स में कहावत है, राजनीति और भूगोल का संबंध कभी स्थिर नहीं रहता। समय और परिस्थितियों के अनुसार ये बदलता रहता है। दरअसल वर्ल्ड ऑर्डर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को ऊपर नीचे करने वालों का एक सिस्टम है। दो देश कैसे बातचीत करते हैं, वैश्विक मामलों में फैसलों में किसकी चलती है और राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन कैसा है। मगर इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बड़ी प्लेयर्स कौन हैं, ये भी समझना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रूस, शी जिनपिंग राष्ट्रपति चीन, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल, अयातुल्लाह खामेनी सुप्रीम लीडर ईरान, किम जोंग उन राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति यूक्रेन। यह 2025 का नव अष्टकोण है जिनसे दुनिया का दृष्टिकोण बदल सकता है। ये बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के वो कैरेक्टर हैं जिनमें शक्ति और सामर्थ्य के साथ महायुद्ध के संकेत छुपे हैं। सिर्फ भारत ही इकलौता देश है जो पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, शांति की बात करता है, स्थिरता की बात करता है। वरना इस अष्टकोण के बाकी 7 प्लेयर युद्ध की विभीषिका में घिरे हुए हैं और इन सब में शक्ति संतुलन का केंद्र बिंदु भारत ही है। लेकिन सबसे पहले पुतिन की बात करते हैं। 6 नवंबर को जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए तब पुतिन ने कहा था कि वो जांचेंगे, परखेंगे, तब ट्रंप को बधाई के बारे में सोचेंगे। लेकिन सिर्फ 2 दिनों के अंदर पुतिन का ट्रंप प्रेम दिखने लगा। पुतिन ने कार्यक्रम में सवाल पूछे जाने पर ट्रंप को हिम्मत वाला और साहसी बताते हुए नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। यहाँ पुतिन ने ट्रंप को जरूर बधाई दी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि रूस अमेरिका के आगे कहीं भी कम है। रूस 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त से युद्ध लड़ रहा है। इसके बावजूद रूस के पास अच्छा इकोनॉमिक नेटवर्क है। रूस दुनिया के बाजार में तेल और गैस बेचता है। सैंक्शंस के बावजूद रूस के पास प्राइवेट आर्मीज का नेटवर्क है। रूस की अर्थव्यवस्था चीन और भारत के सहयोग से मजबूत हो रही है।
यानी हम कह सकते हैं कि एक डिक्लाइन पावर के बावजूद रूस के पास युद्ध को लंबे समय तक खींचने के लिए न तो पैसों की कमी है और न ही हथियारों की। ऐसे में अगर रूस पर युद्ध थोपा गया तो पुतिन पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप कह चुके हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो सीधे पुतिन और जेलेंस्की से बात करेंगे। ट्रंप ने वादा किया था कि वो चुनाव जीते ही रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने को लेकर फैसला करेंगे। ऐसे में समझिए कि आखिर पुतिन और ट्रंप में क्या बात हो सकती है। ट्रंप और पुतिन में युद्ध रोकने पर बात हो सकती है, यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद रोकने पर बात हो सकती है। पुतिन ट्रंप से रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाने के लिए कह सकते हैं। बैन से रूस के $300 बिलियन फंसे हुए हैं। ये राशि रूस के कुल विदेशी मुद्रा भंडार की लगभग आधी है। पुतिन ट्रंप से नेटो के प्रसार को रोकने पर भी बात कर सकते हैं और ट्रंप भी वादा कर चुके हैं कि वो युद्ध में नहीं बल्कि शांति में विश्वास करते हैं। यानी जिनपिंग अमेरिका से अपने रिश्ते सुधारने के लिए न सिर्फ इतिहास की दुहाई दे रहे हैं बल्कि सुनहरे भविष्य की कामना भी कर रहे हैं। ऐसे में ताइवान के मुद्दे पर चीन अमेरिका से कैसे निपटता है ये तो वक्त ही बताएगा। अब बात नव अष्टकोण के नए प्लेयर की करते हैं, वो है भारत। इस अष्टकोण में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसका सम्मान हर देश करता है। युद्ध के बावजूद भारत ने अपने विदेश नीति से ऐसा ग्लोबल संतुलन स्थापित किया है जिसमें कोई भी देश भारत के खिलाफ जाने की हिमाकत नहीं कर सकता और पुतिन का ये बयान इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बीते दशकों में भारत के वजन में इजाफा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि भारत की कूटनीति बहुत चालाक रही है। भारत ने इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में अमेरिका, रूस और चीन तीनों देशों को एक साथ साधा है। रक्षा के क्षेत्र में रूस के साथ लंबे संबंध, फिर क्वाड जैसे फोरम्स के जरिए अमेरिका के साथ घनिष्ठ साझेदारी। ये बैलेंसिंग एक्ट भारत को चीन के प्रभाव से बचाता है और भारत सभी के साथ खुलकर काम करने को तैयार है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। चुनाव के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया था और कहा था कि वो भारत और हिंदुओं से प्यार करते हैं। लेकिन एक युद्ध पश्चिम एशिया में भी छिड़ा हुआ है और दूसरे तनाव वाले इलाकों में शांति के लिए ट्रंप ने क्या वादा किया है वो देखते हैं। पहली बात पश्चिम एशिया की। ट्रंप ने कहा है कि पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध को रोकने के लिए वो कदम उठाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को न्यूक्लियर देश नहीं बनने देंगे। ट्रंप ने नेतन्याहू को गाजा का युद्ध खत्म करने के लिए भी कहा है। ट्रंप चीनी विस्तारवाद के खिलाफ हैं। वो ताइवान को ज्यादा ताकत देने के पक्ष में नहीं है। वहीं ट्रंप और किम जोंग के बीच कभी भी हॉटलाइन खुल सकती है। ट्रंप हमेशा से नॉर्थ कोरिया से बातचीत के पक्ष में रहे हैं। यानी अमेरिका में ट्रंप की सत्ता वाली ट्रिपल सेंचुरी के साथ ही ग्लोबल समीकरणों की धुरी बदल सकती है और इसमें नए प्लेयर्स बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। चलते हैं बांग्लादेश। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से ढाका के हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का जोश हाय है जबकि मोहम्मद यूनुस के माथे पर बल पड़ा हुआ है। अब सवाल है कि जो अवामी लीग पिछले 3 महीने से ठंडी पड़ी थी उसके अंदर अचानक इतना हौसला कहां से आ गया? जिस पार्टी के नेता कल तक छिप कर रह रहे थे वो अचानक एक्शन मोड में कैसे आ गए? क्या इसका ट्रंप की जीत से कोई कनेक्शन है? क्या ट्रंप की जीत ने शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग को बूस्टर डोज दे दी है? इन सवालों का जवाब देती हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट होने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप शेख हसीना की वापसी करवाएंगे? क्या बाइडेन समर्थक मोहम्मद यूनुस की गद्दी जाने वाली है? ये हम नहीं कह रहे बल्कि ढाका से जिस तरह की तस्वीर आई है, जिस तरह का संग्राम शुरू हुआ है, जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप की धमाकेदार जीत के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स करवट ले रही है, वो अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की चिंता बढ़ाने वाली है। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद 3 महीनों में जो नहीं हुआ वो अब ढाका में शुरू हो चुका है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, जिसके कार्यकर्ता हमलों का शिकार हुए, वो अब अचानक खुलकर यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि अंतरिम सरकार ने उन्हें चेतावनी दी लेकिन वो नहीं माने।
दरअसल कुछ वक्त पहले अंतरिम सरकार ने अवामी लीग की स्टूडेंट विंग स्टूडेंट लीग को बैन कर दिया था। संगठन के खिलाफ 2009 के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत ये कार्रवाई की गई। स्टूडेंट लीग को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल पाया गया। इसी के खिलाफ अवामी लीग ने मोर्चा खोल दिया। वो नेता भी बाहर आ गए जो कल तक अंडरग्राउंड थे। अब सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अवामी लीग इतनी आक्रामक हो गई। तो इसका जवाब आपको ढाका से 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में मिलेगा। जवाब है डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी सुपर पावर अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद माना जा रहा था कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल समीकरण बदल सकते हैं, और हुआ भी वैसा ही। ट्रंप की जीत के बाद अपने देश से बाहर शेख हसीना एक्टिव मोड में है। जाहिर है अपने सुप्रीम नेता के एक्टिव मोड में आने से शायद बांग्लादेश में ठंडे पड़ चुके कार्यकर्ताओं को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया, लिहाजा वो भी एक्शन में आ गए। खुद शेख हसीना ने बांग्लादेश की सत्ता में वापसी के लिए बड़ा कूटनीतिक दांव चल दिया है। इसे समझने के लिए पहली तस्वीरें देखिए। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना ने ट्रंप को बधाई संदेश लिखा। हसीना ने यह संदेश अपनी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग के लेटर हेड पर लिखा। इस पर सामने ही मोटे अक्षरों में पार्टी का नाम है। इसके नीचे पता है 23 बंगबंधु एवेन्यू, ढाका। नीचे बांग्लादेश अवामी लीग के ऑफिस सेक्रेटरी बिप्लब बरुआ के हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा शेख हसीना ने ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की। इसमें शेख हसीना के साथ उनकी बेटी साइमा वाजिद भी खड़ी हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि इसमें शेख हसीना की ढाका में वापसी के संकेत भी छुपे हैं। शायद इसलिए बांग्लादेश में अवामी लीग माहौल बनाने में जुट गई है। जबकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार पर संकट आ सकता है। ट्रंप और मोहम्मद यूनुस की अतीत की यादें अच्छी नहीं हैं। यह भी कहा जाता है कि ट्रंप मोहम्मद यूनुस को बिल्कुल पसंद नहीं करते। दरअसल मोहम्मद यूनुस घोषित तौर पर डेमोक्रेट्स के समर्थक हैं। कई राष्ट्रपति चुनाव में यूनुस ने डेमोक्रेट्स के लिए प्रचार किया है। रिपोर्ट्स में दावा है कि यूनुस ने ओबामा के लिए 2 करोड़ रुपए चंदा भी जमा किया था। मोहम्मद यूनुस बिल और हिलरी क्लिंटन के करीबी रही हैं। ट्रंप को मोहम्मद यूनुस का विरोधी माना जाता है। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि 2016 में यूनुस ने उन्हें हराने के लिए डोनेशन दिया था। ट्रंप ने एक डेलीगेशन से कहा था कि ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहां है। यूनुस ट्रंप के कितने बड़े विरोधी हैं, आप उसको इसी बात से समझ सकते हैं कि ढाका में ट्रंप की जीत के बाद उनके समर्थन में रैली निकालने के आरोप में शनिवार को 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना आग में घी की तरह काम करने वाली है। मतलब साफ है कि अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब तो शायद ट्रंप भी नहीं चाहेंगे कि मोहम्मद यूनुस की कुर्सी बरकरार रहे। वैसे भी शेख हसीना को रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक माना जाता है, इसीलिए ट्रंप भी यही चाहेंगे कि बांग्लादेश में उनकी वापसी हो और बाइडेन समर्थक यूनुस को बेदखल किया जाए। वैसे भी जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, तब ये खबरें आई थी कि इसके पीछे बाइडेन प्रशासन का हाथ था। आपको बता दें, अपने प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले की खुलकर आलोचना भी की थी। ऊपर से शेख हसीना की रिपब्लिकन से दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि वॉशिंगटन में ट्रंप की वापसी ने ढाका में मोहम्मद यूनुस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। शायद उनकी कुर्सी के गिने चुने दिन बचे हैं। यूं कहिए कि बांग्लादेश में तख्ता पलट पार्ट 2 की आहट है। TV9 भारतवर्ष। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके हैं। अब वो 20 जनवरी को शपथ लेंगे। ट्रंप के अमेरिका में दोबारा आने से युद्ध के मोर्चे पर क्या बदलाव आ सकते हैं? खासकर पश्चिमी एशिया की जंग कैसे करवट बदल सकती है? क्या ट्रंप इजराइल को असीम शक्तियां देने के प्लान पर काम करेंगे?
क्या ट्रंप ईरान को तबाह करने की योजना पर आगे बढ़ेंगे? ईरान को ध्यान में रखकर ट्रंप क्या बड़े कदम उठाने वाले हैं? उनके एडवाइजर माइक इवांस ने इसका खुलासा एक टीवी इंटरव्यू में कर दिया है। उन्होंने इस इंटरव्यू में ट्रंप के मन की जो बातें बताई हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की नींद उड़ाने वाली हैं। कैसे? इस रिपोर्ट से समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है, तब से इजराइल में पीएम नेतन्याहू के हौसले बुलंद हैं। इजराइल की सेना गाजा से लेकर लेबनान तक भीषण हमले कर रही है। एक दिन में अटैक की संख्या पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुकी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेतन्याहू को लगता है कि ट्रंप जब राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभालेंगे, तब उन्हें हमास से लेकर हिजबुल्ला, हूती और ईरान तक सभी दुश्मनों पर अटैक की खुली छूट मिलेगी। और ऐसा निश्चित तौर पर होगा। इसके संकेत डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर माइक इवांस अभी से देने लगे हैं। माइक इवांस ट्रंप के सबसे खास लोगों में से एक माने जाते हैं। अमेरिका में ऐसा कहा जाता है कि ट्रंप के हर बड़े फैसले में उनकी भी रजामंदी होती है। माइक इवांस ने इजराइल के न्यूज चैनल i24 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव पर बातें की हैं। उनकी ये बातें ईरान को लेकर ट्रंप के खतरनाक इरादे बयां कर रही हैं। ये ऐसे दावे हैं जिसे सुनकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की धड़कनें बढ़ सकती हैं। सुना आपने, ट्रंप के एडवाइजर माइक इवांस ने ईरान को लेकर ट्रंप के मन की कौन सी बात बता दी। हम आपको फिर से उनकी बातें सरल शब्दों में बताते हैं। माइक इवांस ने जो भी कहा, उनके अनुसार ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल गाजा और लेबनान में दुश्मनों का काम 8 हफ्ते के अंदर तमाम करे। ट्रंप चाहते हैं कि इसी बीच इजराइल ईरान के तेल प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दे और यह सारा काम डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से पहले पूरा हो जाए। ट्रंप के एडवाइजर की माने तो 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनने के बाद पश्चिमी एशिया का बवाल नहीं उड़ना चाहते। यानी अगर ये बातें सही हैं तो इजराइल ट्रंप के मन की इच्छा पूरी करते हुए ईरान पर बहुत जल्द बड़े अटैक कर सकते हैं। लेकिन अब यहां सवाल कुछ और भी है। याद कीजिए, 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें लॉन्च की थी, तब 4 अक्टूबर की एक रैली में ट्रंप ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी थी। ट्रंप ने उस समय कहा था कि इजराइल को जवाब में ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तबाह कर देना चाहिए। अब चुनाव जीतने के बाद वही ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने नहीं, बल्कि तेल प्रतिष्ठानों की बर्बादी चाहते हैं। तो उन्होंने ईरान को लेकर अपनी रणनीति क्यों बदल दी? माइक इवांस ने इसका भी जवाब दिया। माइक इवांस के अनुसार ट्रंप ईरान की तेल फैसिलिटीज को टारगेट करके उसे आर्थिक चोट पहुंचाना चाहते हैं। ट्रंप का मानना है कि ऐसा करके ईरान को बहुत कमजोर किया जा सकता है और इजराइल ने अगर इसमें 100% सफलता पा ली तो ईरान फिर कभी इजराइल या अमेरिका के लिए चुनौती बनने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। ट्रंप ईरान के जानी दुश्मन है।
पहले कार्यकाल में वो सबसे ज्यादा ईरान के विरुद्ध ही मुखर रहे हैं। वर्ष 2018 में उन्होंने ओबामा कार्यकाल में ईरान के साथ अमेरिका के परमाणु समझौते को रद्द कर दिया था। 3 जनवरी 2020 को ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का भी ऑर्डर ट्रंप ने दिया था। ईरान उसी वक्त से ट्रंप से बदला लेना चाहता है। बीते सितंबर में ट्रंप जब चुनावी रैलियों में व्यस्त थे, तब ईरान ने उन्हें जान से मारने का प्लान भी बनाया था। हाल ही में अमेरिकी एजेंसी FBI ने खुलासा किया है कि ईरान की सेना ने इस काम को अंजाम देने के लिए अफगान नागरिक और शूटर फरहाद शेखरी को $5 लाख की पेशकश की थी, लेकिन ईरान का यह प्लान फेल हो गया। इसी मामले में अमेरिका में शेखरी समेत 4 लोगों पर केस दर्ज हो चुका है। 2 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इस खुलासे के बाद ट्रंप की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। फ्लोरिडा में ट्रंप के घर की सुरक्षा कितनी कड़ी हो चुकी है, ये तस्वीरें भी देखिए। ट्रंप के मार-ए-लागो घर पर रोबोट से पेट्रोलिंग हो रही है। इन बातों से यही पता चलता है कि ट्रंप ईरान को जल्द ही सबक सिखा सकते हैं और इसका खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में भी हुआ है, जिसमें माइक एवांस जैसा ही दावा किया गया है कि ट्रंप शपथ से पहले ईरान के ऑयल सेक्टर को पूरी तरह से तबाह करने का इरादा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ते हैं, आपको चीन और अमेरिका के बीच छिड़ी मिलिट्री सुपर पावर वाली जंग के बारे में बताते हैं। ये बात तो दुनिया जानती है कि चीन की मंशा ताइवान पर बहुत जल्द कब्जा करने की है, लेकिन चीन की इस मंशा में सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका है और अब वहां ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। जिनपिंग से उनका 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसे में चीन ने सीधे अमेरिका को चुनौती देने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है और अमेरिका को आसमान और जमीन में टक्कर देने की बड़ी योजना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चीन और ताइवान के बीच तनाव इस कदर है कि यहां किसी भी दिन जंगी ज्वाला भड़क सकती है। ताइवान पर कब्जे की मंशा से ही चीन इस द्वीप के इर्द गिर्द कई बार वॉर ड्रिल कर चुका है। जमीन से लेकर समंदर और आसमान तक ताइवान की सैन्य घेराबंदी कर चुका है। ताइवान को जिनपिंग के इरादे खतरनाक दिख रहे हैं, इसलिए 3 दिन पहले ताइवान की ओर से अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए उम्मीदों भरे बयान जारी हुए, जिसमें कहा गया कि चुनाव जीतने के बाद ट्रंप को अपना चुनावी वादा निभाना होगा। ताइवान की रक्षा के लिए चीन के विरुद्ध कड़ा कदम उठाना होगा। ट्रंप जनवरी में राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभालने के बाद ताइवान की सुरक्षा में क्या फैसला लेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन चीन को भी ये बात मालूम है कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ताइवान पर कब्जे की उसकी राह उतनी आसान नहीं होने वाली। शायद इसीलिए चीन ने अब सीधे अमेरिका को सैन्य चुनौती देने का मन बनाया है। इससे जुड़ी बीजिंग की हाल फिलहाल की 3 बड़ी खबरों पर गौर करना जरूरी है। यह चीन का सबसे आधुनिक HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम है। चीन की बेहद आधुनिक और नई वायु रक्षा प्रणाली, जिसे चीन जुहाई में 12 नवंबर से होने वाले एरोस्पेस शो में दुनिया के सामने पेश करने वाला है। लेकिन इसके वीडियो अभी से वायरल हो रहे हैं। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार HQ-19 में मल्टी लेवल अटैक को रोकने की क्षमता है। इसमें अमेरिका के थार्ड सिस्टम की तरह ही हिट टू किल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही पहचान कर उसे नष्ट कर सकता है। यानी चीन का HQ-19 असल में अमेरिकी थार्ड सिस्टम को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। वही अगर थार्ड की बात करें तो यह अमेरिका का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे हाल ही में ईरान से मिलने वाली मिसाइल चुनौतियों को देखते हुए इजराइल में तैनात किया गया है। थार्ड छोटी, मध्यम और कुछ हद तक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है।
अमेरिकी कांग्रेस रिसर्च सर्विस के अनुसार एक थार्ड बैटरी में 95 सैनिक, 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर यानी कि हर लॉन्चर पर 8 इंटरसेप्टर के अलावा एडवांस रडार सर्विलांस और एक टैक्टिकल फायर एलिमेंट शामिल है और ये हिट टू किल वाली शक्ति से लैस है। थार्ड की इन्हीं खूबियों से चीन के HQ-19 की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन चीन यहाँ सिर्फ अमेरिकी थार्ड को ही चैलेंज नहीं दे रहा है। दो दिन पहले ही चीन से एक और वीडियो वायरल हुआ। यह है चीन का सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-35। 12 नवंबर को जुहाई में होने वाले एरोस्पेस शो में चीन इसकी भी उड़ान दिखा सकता है। J-35 की खासियत क्या है, ये लड़ाकू विमान अमेरिका को चैलेंज कैसे है, ये भी सुनिए। J-35 असल में अमेरिका के सबसे आधुनिक F-35 लाइटनिंग II का डुप्लीकेट वर्जन बताया जा रहा है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि चीन ने अमेरिकी F-35 लाइटनिंग की तकनीक चुराकर ही J-35 का निर्माण किया है, क्योंकि आकार और तकनीक के मामले में चीनी लड़ाकू विमान J-35 अमेरिकी F-35 जेट जैसा ही है। F-35 की तरह ही J-35 एक मल्टी रोल मध्यम आकार का स्टेल्थ फाइटर जेट है। चीनी मीडिया के अनुसार इसके दो वर्जन हैं, J-35A वायुसेना के लिए और J-35B नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनाती के लिए बनाया गया है। इसकी एयर पावर के बारे में चीन की ओर से अभी और ज्यादा खुलासे नहीं किए गए, लेकिन ये कितना ताकतवर हो सकता है, इसे अमेरिकी F-35 की शक्ति को जानकर समझा जा सकता है। स्टेल्थ तकनीक से लैस अमेरिकी F-35 लाइटनिंग II के 3 संस्करण हैं। F-35A जो पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग करता है, F-35B जो शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है और F-35C जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया गया है। F-35 की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे रडार पर खोज पाना मुश्किल है। एडवांस सेंसर, इंफॉर्मेशन फ्यूजन और नेटवर्क कनेक्टिविटी से लैस है। सिंगल सीट, सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक और लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान है, जिसकी मारक क्षमता सटीक है। अगर बात करें अमेरिकी F-35 और चीनी J-35 में अंतर की, तो जानकारों का मानना है कि चीनी लड़ाकू विमान में F-35 की तरह शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की क्षमता नहीं है। बाकी सारी शक्तियां समान हैं। अब यहाँ पर सवाल यह भी है कि इन शक्तियों को पाकर चीन क्या रूस और अमेरिका की तरह मिलिट्री सुपर पावर बनने की भी हसरत रखता है, क्योंकि इसी कड़ी में चीन ने हाल ही में अपने एडवांस रडार सिस्टम को भी दुनिया को दिखाया है। चीन का दावा है कि यह रडार सिस्टम अमेरिका के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को भी डिटेक्ट कर सकता है, जबकि F-35 की खूबी यही है कि वो रडार की पकड़ में नहीं आता। और दूसरी बात, ये मोबाइल रडार सिस्टम है, जिसकी पहली तस्वीर वायरल होने पर वॉशिंगटन DC तक चीन की मंशा को लेकर बहस तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खबर महाराष्ट्र की, जहां 10 दिन बाद वोटिंग होनी है और उससे पहले आज मुंबई में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। वहीं महाविकास अघाड़ी ने भी अपनी गारंटी विस्तार से बताई है। वादों में कौन किस पर भारी पड़ा, महाविकास अघाड़ी और महायुति में गारंटी वाला संग्राम है क्या, इसे डिकोड करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। वंदन, झारखंडी जोहार और जय श्री राम। मुंबई में आज एक ही दिन बीजेपी और महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र के लिए अपना विजन पेश किया। वोटिंग से 10 दिन पहले जारी इन दस्तावेजों में दोनों तरफ से वादों की झड़ी है।
हर वर्ग के हिसाब से तोहफों की बारिश है। संकल्प पत्र कार्यक्रम में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत महाराष्ट्र के बड़े बीजेपी नेताओं के साथ खुद गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। उधर महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया। वैसे तो एमवीए ने 5 गारंटी 6 नवंबर को ही जारी कर दी थी। तब राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार थे। आज उसे विस्तार पूर्वक जनता के सामने रखा गया, लेकिन इस बार के कार्यक्रम में ये तीनों नेता नहीं थे, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ गठबंधन दलों के अलग अलग सदस्य इसमें शामिल हुए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महाराष्ट्र की जनता से 25 वादे किए हैं। लाडली बहनों को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 2100 रुपए दिए जाएंगे, 25 लाख रोजगार का वादा है, बिजली बिलों में 30% की कमी की जाएगी। इसके साथ साथ 45,000 गाँव में रास्ते, सड़कों का जो है निर्माण किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो वेतन दिया जाता है उसको बढ़ाकर 15,000 रुपये करने की योजना है। बीज बिलावत पर 3% कपात करके और अक्षय ऊर्जा पर भी जोर दिए जाने की बात है। आंगनबाड़ी और आशा सेवकों को प्रति माह 15,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। बीजेपी का वादा है कि सरकार बनने के 100 दिन के अंदर विजन महाराष्ट्र 2029 पेश किया जाएगा। इस मौके पर अमित शाह ने मुख्यमंत्री पद पर तस्वीर भी साफ कर दी। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। संकल्प पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उलेमाओं के एक संगठन ने कांग्रेस पार्टी को एक आवेदन पत्र दिया जिसमें कहा है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण करिए। अब 10% अगर माइनॉरिटी को देना है तो दलितों का, आदिवासियों का और ओबीसी का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद या विधायक विधानसभा और संसद में है, माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिल पाएगा। ये हमारा संकल्प। बीजेपी के साथ आज ही महाविकास अघाड़ी ने भी वादों की पूरी तस्वीर साफ कर दी। अपने घोषणा पत्र को गठबंधन ने महाराष्ट्र नामा नाम दिया है। इसमें महिलाओं को 3,000 रुपए का मासिक भत्ता और बसों में मुफ्त यात्रा का वादा है। प्रतिवर्ष 500 रुपए की दर से 6 रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों के 3 लाख तक के कर्ज माफ होंगे। बेरोजगार शिक्षित ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों को 4,000 रुपए प्रति माह तक भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार में 2.5 लाख पदों पर भर्ती शुरू होगी। 300 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिल में 100 यूनिट की छूट मिलेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे। महाराष्ट्र में एक चोरों की सरकार चल रही है और ये चोरों के सरदार दिल्ली में बैठे हैं और ये महाराष्ट्र नामा का एक ही मकसद है, सबसे पहले महाराष्ट्र के चोरों को यहाँ से हटाओ, बाद में दिल्ली के चोरों को हटाओ, भगाओ। अमित शाह जी आजकल डेरा डालकर महाराष्ट्र में बैठे हैं, दिल्ली में कब जाते हैं पता नहीं आजकल ये लोग। और नया नारा दिया है, एक है तो सेफ है। तो हमने कल कहा है मोदी जी, जब तक आप महाराष्ट्र में आते रहेंगे हम अनसेफ रहेंगे, आप मत यहाँ आइए। अगर बीजेपी और महाविकास अघाड़ी के वादों की तुलना करें तो दोनों का फोकस किसान, महिला, बुजुर्ग और युवाओं पर है। जब मुंबई में महाराष्ट्र के लिए बीजेपी अपने वादों का जिक्र कर रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। उन्होंने बोकारो और गुमला में जनसभाएं की। इस दौरान कांग्रेस और जेएमएम की सरकार पर वो जमकर बरसे। आप मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तस्करी करके करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं।
इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। चुनावों में वादे तो बहुत किए जाते हैं और दिखने में काफी लोक लुभावन भी होते हैं। हालांकि कुछ नियम और शर्तें भी होती हैं, लेकिन इनके पूरे होने का रिकॉर्ड अपने आप में रिसर्च का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।